नमस्कार बच्चों। कल की वीडियो में हमने पढ़ा आयनन विभव। आयनन विभव क्या चीज़ है, उसके कौन से कारक होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने पूरी डिटेल में देखा। आज हम देखने जा रहे हैं आवर्तिता के एक और दूसरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे। वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यू आर्टिकल के साथ। आप अपने साथ कॉपी पेन रखिए, नोट करते जाइए। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसी को यहाँ बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ आपको बता दूँ, जब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मापते हैं तो एंथैल्पी के सिंबल H होता है और इसको हम मानते हैं Eg से। डेल Eg कैपिटल H। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अगर मेज़र करते हैं तो इसको E सिंबल से यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट होता है आयनन विभव का। चूँकि हमने आयनन विभव में पढ़ा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है वो उसका आयनन विभव कहलाता है। मीन्स आयनन विभव के केस में इलेक्ट्रॉन का रिमूविंग फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आधारित है, जो कि आयनन विभव मीन्स निकलने से क्या होती है, जस्ट अपोजिट होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है जिसका न्यूक्लियस है और इसके पास एक से अधिक शेल हैं। इसका बाह्य कक्ष, जिसको हम संयोजी कक्ष कहते हैं, इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स रहता है इस एटम का। मान लो हमारे पास कोई एक गैस इलेक्ट्रॉन है। अगर गैस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ती है तो जुड़ने की घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। और ऐसा करने से ये एटम को अगर A मानते हम तो सीधा क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके A माइनस चार्ज हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पर एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाती है, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आयनन विभव में क्या होती थी, परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज करता था और धनायन ग्रहण करता था, धनायन आवेश ग्रहण करता था, धनावेश ग्रहण करता था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋणावेशित हो रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर परिभाषित करना चाहें, देखो यहाँ पर याद रखिएगा कि गेन वर्ड क्यों, गेन मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना, लब्धि कहलाती है। और चूंकि इस प्रक्रिया में एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेन वर्ड से प्रोनाउंस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन। और इस प्रक्रिया में चूंकि क्या होती है, एनर्जी का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर क्या होती है, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो प्रोसेस है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रोसेस है, वह हमेशा ऊष्मा क्षेपी नहीं होती, वह ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। यह उस एटम की नेचर पर डिपेंड करता है और उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन पर क्या होगी, कौन सी कंडीशन पर क्या होगा। ये हम आगे देखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, आयनन विभव के समान क्या होगा, किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में
बदलने से, ऋण n में बदलने से जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? डेल Eg कैपिटल H होता है। चूंकि इस प्रक्रिया में परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, एक गैस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ये है हमारा, देखो 2-3 नाम से बोल सकते हैं। ये हमारा गैस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इसको, या विदेशी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, विदेशी इलेक्ट्रॉन। जबकि ये क्या है? होस्ट एटम है। ये क्या है? आपका होस्ट एटम है। तो होस्ट एटम द्वारा अपने वैलेंस शेल पर गैस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बांध रहा है। और कितनी दृढ़ता से बांधता है तो उसे हम बोलते हैं एफिनिटी। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। मीन्स किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस शेल पर कितनी दृढ़ता से बांधता है, वह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। और यहाँ पर इस घटना में देख लो, ये क्या होगा? गैसीय परमाणु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है? यहाँ पे गैसीय एनायन बना रहा है। और इस घटना में क्या होगी? एंथैल्पी का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल Eg का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी कंटेन करता है, क्योंकि वो फ्री है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर है। जैसे ये क्या होगी? एटम के द्वारा इसको खींच के यहाँ पर लाया जाएगा, तब देखो यहाँ पर और यदि हम ऐसा बात करें तो इसकी एनर्जी क्या हो रही? गिर रहा है, एनर्जी कम हो रही है। और एनर्जी कम होने की वजह से जितना जो डिफरेंस एनर्जी है वो क्या होती है? हमारा एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकलती है। और इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, या ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। हम आगे अगर देखते हैं, ये तो हो गया। मैं आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे उत्तरोत्तर गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। हमने जैसे पढ़ा है उत्तरोत्तर आयनन विभव, जिसमें हमने देखा है कि किसी परमाणु से क्रमिक रूप से, या परमाणु की वैलेंस शेल से क्रमिक रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है। और उसको हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी वह क्या कहलाती थी? उसका उत्तरोत्तर आयनन विभव कहलाता था। मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई करते थे वो प्रथम आयनन विभव, द्वितीय इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था वो द्वितीयक आयनन विभव। इस तरह से हम उत्तरोत्तर आयनन विभव को पढ़े थे। और इस घटना में क्या हो रहा था कि परमाणु अपनी संयोजकता कोश से, या परमाणु की संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से हटाया जा रहा था। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो आयनन विभव का जस्ट उल्टा होता है। तो निश्चित रूप से ठीक उसी प्रकार किसी परमाणु के वैलेंस शेल पर गैस इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से जोड़ा भी जा सकता है, क्रमिक रूप से बांधा भी जा सकता है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन बंधता है तो, और उससे जितनी एंथैल्पी चेंज होती है वो कहलाता है उसका प्रथम
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। जब उस पर दूसरा इलेक्ट्रॉन बांधेंगे तो जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा, और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को बांधते हैं तो उससे जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वो उसकी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए मान लो हमारे पास ए है, गैसियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर होने वाला जो परिवर्तन है उसको अगर हम ये देते हैं, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये माइनस में होता है, हम देख चुके हैं, और इसलिए यह क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट होगा। नाउ ए माइनस जी पुनः क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बांधता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A2 माइनस में, और इस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम डिनोट करेंगे डेल जी एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड कहलाएगा ये, और यहाँ पर इसकी साइन क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। अभी हम देखते हैं इसकी साइन पॉजिटिव क्यों होती है। नेक्स्ट देखते हैं A2 माइनस, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ग्रहण करता है, तो ये क्या हो जाएगी, A3 माइनस जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस केस पर जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वो ए डेल ई जी एच कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा, और इसकी भी साइन क्या होती है, प्लस होती है, इसकी भी साइन प्लस होती है। तो यहाँ पर तो सीधी सी एक क्वेश्चन आ रही है, हम यहाँ पर उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि को समझ लिए, तो फिर यह फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है उसकी साइन नेगेटिव है, इसका मतलब जब नेगेटिव होती है तो ये होता है ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक हो जाता है, और जब प्लस साइन होता है तो ऊष्मा शोषी हो जाता है, ऊष्मा शोषी हो जाता है। इससे क्या, ये भी क्या हमारा ऊष्मा शोषी है। हमने क्या सीखा इससे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव साइन होता है, मीन्स ऊष्माक्षेपी होती है रिएक्शन, मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होता है। मीन्स जब कोई भी परमाणु एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने बैलेंस शेल पर बांधता है, होल्ड करता है, तब उस समय एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। अब इसके बाद देखो, चूंकि ये परमाणु ऑलरेडी नेगेटिव आयन में बदल चुका है, और जो हमारा गैस इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के वैलेंस शेल के पास आएगा, इन दोनों में सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बांध पाएगा, आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, और इसको जोड़ना ही अगर है तब हमको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के बदौलत ही वह क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, वो आपस में जुड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगी, सेकंड एंड अदर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं, हमारा पॉजिटिव हुआ करता है, वनली एंड वनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की साइन क्या होती है, नेगेटिव होता है। ये अपने को अपनी दिमाग में रखना है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। फैक्टर्स affecting the electron gain enthalpy। हम यहाँ पर देखते हैं, सोच ले पहले इसकी फैक्टर को डिसाइड करने से पहले, चूंकि गैस इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या होती है, वो परमाणु की वैलेंस शेल से काफ़ी दूर होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला एजेंसी कौन है, या विच पार्ट ऑफ द एटम इज अ एजेंसी टू अट्रैक्ट द गैस इलेक्ट्रॉन। गैस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला एटम का कौन सी पार्ट काम कर रहा है, तो है हमारा न्यूक्लियस।
और दूसरी चीज़, तो न्यूक्लियर चार्ज इस पर अफेक्ट डालेगा। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी गैस इलेक्ट्रॉन को उतनी ही प्रबलता से खींचेगा और वो बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगा, और इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगी, उतना ही अधिक होगा। प्रश्न आती है अब यहाँ पर कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, परमाणु की साइज की बात करें, तो परमाणु की साइज जब बढ़ती है तो एटॉमिक साइज को पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर के रूप में हम लेते हैं एटॉमिक साइज को। यहाँ देखे हो आप कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस सेल की बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, और बीच का डिस्टेंस बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाता है, और इसलिए गैस इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, कम बल से खींच पाएगा, अर्थात वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, परमाणु त्रिज्या जब बढ़ेगा, तो कारण भी समझते जाइए आप लोग। परमाणु त्रिज्या देखो यहाँ पर अगर एक छोटा है, ये तीसरा सेल की बात करें, और एक दूसरा परमाणु है जिस पर चौथा सेल है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रहा है, और यहाँ देखो पहले की तुलना में बढ़ गया हो। और हम जानते हैं जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होता है, और यहाँ पर अगर एक गैस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर गैस इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये जो न्यूक्लियस है, इस सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इस सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स से अधिक है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इजीली होल्ड हो जाएगा, इजीली बाइंड अप हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर निगेटिव होगा, मोर निगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो जिस किसी एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जितना निगेटिव होगा, वह उतनी ही आसानी से गैस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बांधता है, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो बाइंडिंग कैपेसिटी में क्या हो जाएगी, मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर विल बी द बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग टेंडेंसी, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस जब बढ़ती है तो डेल इजी एच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर नेगेटिव साइन की बात किया जाए, मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ a इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं -25 लेते हैं किसको, किलोजूल पर मोल, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और b अगर हम इसको लेते हैं -0.75 केजे पर मोल, ये दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, अगर ऐसे बोलेगा तो जिसकी जो जितना निगेटिव होता है, मोर निगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर विल बी द बाइंडिंग कैपेसिटी। यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, मोर इज द negative value of electron gain enthalpy, more will be binding capacity या holding capacity बोल सकते हैं, holding capacity यहाँ से। तो यहाँ पर देख लो, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ती है तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की डिस्टेंस बढ़ता है, मीन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाता है। इसके अपोजिट अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, मीन्स परमाणु की साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स मोर निगेटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में मोर निगेटिव, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में समझें हम, तो जरा देखो
यदि हम लिथियम की बात करते हैं और बेरिलियम की बात करते हैं, तो लिथियम में ज़रा देखो आप, अच्छा ये तो यहाँ से नहीं, इसकी बात करते हैं, लिथियम और सोडियम की बात करते हैं। तो लिथियम में क्या होता है, 2 सेल होता है, 2 और 1 होता है। यहाँ पर क्या होती है, 2 8 1 होता है। इट हैज़ 3 एनर्जी लेवल्स, या इसका वैलेंस सेल क्या है, 3rd है, इसका वैलेंस सेल 2nd है, और 2nd है इसलिए इसके न्यूक्लियस का इस सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगा, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, आसानी से होल्ड कर लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, सोडियम की तुलना में। और इसलिए यहाँ पर लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, अधिक हो जाएगी सोडियम से। लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक हो जाएगा सोडियम से। मीन्स हमने क्या देखा कि एटॉमिक रेडियस जब बढ़ती है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से न्यूक्लियर एंड वैलेंस सेल की डिस्टेंस बढ़ता है, फलस्वरूप उसकी अट्रैक्शन कम होता है और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, मीन्स लेस निगेटिव हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियर चार्ज में अगर देखें तो आप देखिए हो कि आखिर न्यूक्लियस का जो चार्ज है वही तो एजेंसी है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। तब इस केस पर हम देखें कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से आखिर क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो यहाँ पे क्या होगी, जब जैसे हम लिथियम की बात करें और बेरिलियम की बात करें, 3 होता है 4 होता है, इसकी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज देखें हम, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, किसकी ज़्यादा है, बेरिलियम का ज़्यादा है, और इसलिए बेरिलियम का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, लिथियम की तुलना में ज़्यादा होगा, और बेरिलियम क्या करेगा, इनकमिंग या गैस इलेक्ट्रॉन या फॉरेन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बड़ी आसानी से होल्ड करा लेगा अपनी वैलेंस शेल पर, और उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान मोर निगेटिव हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, लिथियम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिथियम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगा ये बेरिलियम से। ये तो हो गई न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा और क्या चीज़ दे सकता है। एक है हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस पॉइंट को भी हमने आयनन विभव में डिस्कस किया है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तीसरा पॉइंट होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हमने देखा है चूंकि ये 7 होता है 8 होता है, मीन्स इसकी न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीजन की न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से अधिक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा निगेटिव होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, परंतु इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। ज़रा देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 px1 py1 एंड pz1, और यहाँ क्या हो जाता है ऑक्सीजन का 1s2 2s2 px ट्वाइस py1 एंड pz1 होता है। और तो यहाँ पर देखो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर क्या ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्वाइस py1 एंड pz1, जो कि क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी सिस्टम अनस्टेबिलिटी ग्रहण करना नहीं चाह रहा है, इसलिए यह गैस इलेक्ट्रॉन को, फॉरेन इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बांधने का प्रयास ही नहीं करेगा, बांधने का प्रयास नहीं करेगा। और यदि बांधना है किसी विशेष परिस्थितियों में तब हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस समय यहाँ पर इसकी जो साइन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा।
उसकी साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम ज़बरदस्ती क्या करा रहे हैं, वो खुद की उसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन कराने का। यदि हम किसी परिस्थिति बस हम ज़बरदस्ती गेन कराना चाहते हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा और वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो उस समय उसकी साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की साइन को बदल दे रहा है। कौन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक यही घटना यदि मैं उस पर लागू करूं जैसे देखो अक्री इनर्ट गैस पर लागू करें, यदि हम नियान की बात करते हैं तो नियान में क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 px ट्वाइस py ट्वाइस एंड pz ट्वाइस होता है। मतलब ये क्या है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ऐड करना नहीं चाहेगा। और यदि ऐड करना ही होगा तो हमको बिना एनर्जी सप्लाई के संभव नहीं होगी, और एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ तो जाएगा परंतु क्या हो जाएगी, उसकी साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। किन किन परिस्थितियों में इसकी साइन क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है। फर्स्ट केस बताया मैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की केस में भी क्या हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो रहा है। फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये बातें हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो अपनी दिमाग पर, क्योंकि ये इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम देखने जा रहे हैं कि कुछ जैसे देखो अब हम देखते हैं एक और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं हम लोग। मान लो हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। ये 8 होता है, ये 9 होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फिर से आपको पता है 1s2 2s2 px ट्वाइस py1 एंड pz1। यहाँ पर देखें तो क्या हो जाती है, 1s2 2s2 px ट्वाइस py2 एंड pz1। अर्थात फ्लोरीन क्या है, अबाउट टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अर्थात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और इसलिए यह क्या करता है, फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट करके क्या कर लेता है, बांध लेता है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि क्या है, ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड कराने के लिए, और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है या मोर नेगेटिव होता है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। और अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या फैक्टर देखा हमने, परमाणु का आकार देखा, नाभिकीय की आवेश देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। अब हम कुछ समूह पर देखते हैं, तीन ही फैक्टर मेन रोल प्ले करते हैं इसमें। अब हम देखेंगे इसकी पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में देखो, अगर हम किसी आवर्त पर बात करते हैं, किसी पीरियड पर अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होती है, दो चीज़ याद रखिएगा। न्यूक्लियर, आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हो आयनन विभव में, न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, बढ़ता है। साथ ही साथ वैलेंस सेल पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैलेंस सेल पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, परंतु कक्ष नहीं बढ़ता। तो न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में वैलेंस सेल पर बढ़ने वाला इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पर प्रीडोमिनेंट या प्रधान होता है न्यूक्लियर चार्ज, और चूंकि लेफ्ट टू राइट चलने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या इसको ऐसा ना लिख करके हम बोल सकते हैं क्या होती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। एटॉमिक रेडियस या परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की साइज क्या होती है, छोटी होती है, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है
वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। बढ़ते जाता है मतलब लेस निगेटिव से मोर निगेटिव होने लगता है। लेस निगेटिव टू क्या होता है, मोर निगेटिव होने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक, अब अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इस केस पर देखो, चूंकि इधर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ के परमाणु साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगी, बढ़ रहा है। तो सबसे कम लिथियम, उससे अधिक बेरिलियम, उससे अधिक बोरोन, उससे अधिक कार्बन, उससे अधिक नाइट्रोजन, उससे अधिक फ्लोरीन। बट यहाँ पे ठहर जाइए, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नियॉन का हमने देखा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसकी वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑलरेडी स्टेबल है और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है, ये बात याद रखेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमको कि इस पीरियड में, ये हमारा सेकंड पीरियड क्या है, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, ये हमारा देखो 17वां समूह है। आईपीएससी की मेथड में 17वां समूह है, अदरवाइज यह 7th ए ग्रुप है। 7th ए ग्रुप हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपने आवर्त में उपस्थित संगत परमाणुओं की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक आवर्त में हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल इजी एच का मान अपने आवर्त में उपस्थित तत्वों के संगत या तत्वों के सापेक्ष क्या होती है, अधिक होती है। तत्वों के सापेक्ष अधिक होती है। ये हो गया हमारा, यहाँ से रिजल्ट निकलता है। और यही सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में नहीं, थर्ड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है हमारा सोडियम से, तो सोडियम का कम होगा, फिर बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फिर क्या हो जाएगा सल्फर, और फिर क्या हो जाएगी आपका क्लोरीन। तो ये, और इधर क्या आता है आर्गन, तो फिर से क्या हो जाएगी आर्गन का 0, नियॉन का भी 0 होता है। तो सबसे अधिक किसका हुआ देखो, क्लोरीन का। तो इसके इस पीरियड के लिए भी क्या हो गई, ये लॉजिक फिट होता है। तो इस तरह से हमारे पास आवर्त के लिए क्या आया कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसलिए हर पीरियड में हैलोजन समूह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अपने पीरियड के अन्य एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान 17वें समूह के सदस्यों की सबसे अधिक होता है। अब हम देखने जा रहे हैं समूह में। समूह में क्या होती है, समूह में हमको चलते हैं ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो समूह में नीचे यदि हम लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, रुबिडियम की बात करें और सीजियम की बात करें और फ्रांसियम नीचे में, इधर हम चलते हैं तो इसमें क्या होगी, चूंकि ऊपर से नीचे जाने पर देखो क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश तथा कक्षों की संख्या बढ़ती है, कक्षों की संख्या बढ़ती है। लेकिन इन दोनों में कक्षों की संख्या ज़्यादा प्रधान होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा अधिक होता है। इन दोनों में क्या होती है, ये क्या होता है हमारा प्रीडोमिनेंट या प्रधान होता है। और इसके वजह से क्या होती है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है
और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान कम हो जाता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी वो कि क्या हो जाती है, मोर निगेटिव से लेस निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर देखें हम इस ग्रुप में क्या होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देखो लिथियम का होगा, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम और सबसे कम फ्रांसियम होता है। तो अपने समूह में जो टॉप में होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक मीन्स अधिक निगेटिव होता है, और जो बॉटम पे होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे कम अथवा लेस निगेटिव होता है। मोर निगेटिव से क्या हो रहा है, ये देखो, मोर निगेटिव से क्या हो रही है, लेस निगेटिव हो रहा है, लेस निगेटिव, ये बात आप याद रखेंगे, मोर निगेटिव से लेस निगेटिव। और यहाँ पर क्या हो रही थी, देखो लेस निगेटिव से मोर निगेटिव हो रहा था। तो हम ये तो हो गई हमारी पीरियोडिक ट्रेंड। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के तौर पर, जिनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान शून्य होता है क्यों? इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान शून्य होता है क्यों? इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इनके विन्यास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता कक्ष पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा रहता है, और इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए इनके पास जगह ही नहीं होता, और इसलिए क्या होती है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान शून्य होता है। हाँ, लेकिन अगर उसको बदलना ही है तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और उस समय उनकी मान क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, मीन वह प्रोसेस क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी हो जाएगा। ये दोनों बातें याद, जैसे आप देख लो यहाँ पर, अगर मैं नियान की फिर से एक बार डिस्कस कर दूँ तो ये होता है 10 होता है, 1s2, 2s2, px ट्वाइस, py ट्वाइस एंड pz ट्वाइस। यहाँ पर देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी क्या है, अष्टक पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण है इसलिए इस पर ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, इसलिए इसका न्यूक्लियस कभी भी गैस इलेक्ट्रॉन, फॉरेन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर होल्डिंग नहीं करता, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान शून्य होता है। दूसरी स्थिति अगर हम देखें कि यहाँ पर अपने आवर्त, देखो एक यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आवर्त में बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आकार छोटा होता है। और किसी पीरियड में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटता है, मीन्स नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाला आइटम कौन हुआ, फ्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाला क्या होगा, फ्लोरीन होगा। एक नंबर की प्रश्न बन सकती है कि विच वन ऑफ द एटम हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, या सबसे ज़्यादा मोर निगेटिव अगर किसी का होगा तो फ्लोरीन का, इस पीरियोडिक ट्रेंड के बेस पर। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखो प्रत्येक समूह, ध्यान यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, पहले समझ लो लॉजिक को। जैसे हम लेते हैं लिथियम, फिर लेते हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। हम थर्ड पीरियड की मेंबर की बात करें तो यहाँ सोडियम, यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा कार्बन के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से यहाँ चले इस पीरियड देखो, तब
हमने देखा है कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो इस आधार पर फ्लोरीन की या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर से सुन लेंगे, चूंकि हमने देखा है कि किसी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। परंतु क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरी स्थिति हम देखते हैं हम इस ग्रुप के लिए, सिस्टीन ग्रुप के लिए। यहाँ पर भी देखो हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो इसके नीचे सल्फर आ रहा है, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, परंतु ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी क्या होगा, वही स्थिति आएगा, मीन्स फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। इस तरह से हम अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं तो हमारे पास क्या होगी, पूरी ऐसा चीज़ बन जाएगा। और हम इसको व्यापक या जनरल वे पर बोल सकते हैं कि क्या कारण है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके करेस्पॉन्ड फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है, अधिक होती है। तो सब क्वेश्चन एक में समेटा जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान द्वितीय आवर्त के में उपस्थित तत्वों के संगत क्या हो जाती है, कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगा तीनों से बनती है, और इन तीनों का कारण आप समझिए एक ही कारण है जिसको हम समझ सकते हैं। जरा देखिए, हम फ्लोरीन को लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन को लेते हैं। फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम तो यहाँ 9 होता है और ये होता है 17, ये हो जाएगा 27 होता है, यहाँ होता है 287। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और इस पर क्या है, ये फर्स्ट सेल है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सेकेंड सेल है जिस पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। हम क्लोरीन की केस पर देखें तो क्लोरीन पर चूंकि 2-3 कक्ष है, तो ये तो हो गया इसका नाभिक, ये हो गया इसका फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड सेल पर यहाँ देख रहे हैं हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। थर्ड सेल पर देखते हैं हम, थर्ड सेल पर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 एंड 7, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें हम तो इसका वैलेंस सेल दूसरा कक्ष है, इसका वैलेंस सेल तीसरा कक्ष है, मीन्स n = 2 इसका वैलेंस सेल है। मीन्स यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, उस सेल पर जाएगा जिसके लिए क्वांटम नंबर का मान 2 है। यहाँ पर जो गैस इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा जिसके लिए n का मान 3 है। चूंकि दोनों ही कक्षों में, दोनों ही परमाणुओं के वैलेंस कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, परंतु इनकी सेल की आकार बड़ा है, और सेल की आकार बड़ा होने के कारण ये सातों इलेक्ट्रॉन दूर दूर में फैले हुए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। और इसलिए चार्ज डेंसिटी मीन्स किसी यूनिट पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वह क्या होगी, फ्लोरीन पर ज़्यादा होगा। फ्लोरीन के वैलेंस सेल पर चार्ज डेंसिटी का मान क्या होगी, ज़्यादा होगा क्लोरीन के वैलेंस सेल पर मौजूद चार्ज डेंसिटी से। और चार्ज डेंसिटी, जिनकी इलेक्ट्रॉनों की चार्ज डेंसिटी है
इसलिए उस चार्ज डेंसिटी पर भी नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर भी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी में भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगा। और इनकमिंग या गैस इलेक्ट्रॉन है उस पर भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, यहाँ पर लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। इसलिए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़्यादा होने के कारण वह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तीव्रता से प्रतिकर्षित करता है। तीव्रता से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, आने नहीं देता। और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस शेल पर ऐड नहीं हो पाता। जबकि क्लोरीन की केस पर वैलेंस शेल का आकार बड़ा होने के कारण क्या होती है, चार्ज डेंसिटी का मान कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, अतिथि इलेक्ट्रॉन है, विदेशी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को उतनी तीव्रता से प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में। और इसलिए यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में आसानी से जुड़ जाती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या होती है, अधिक होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन और सल्फर की केस में होगा, सेम आंसर होगी। यही आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की केस में। इसलिए आप इसको याद रखिए, इसलिए इसको आप याद रखिए कि किन किन परिस्थितियों में क्या क्या बदल रही है। ये तो हो गया हमारा, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख दें, क्या होगी, क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। और यही प्रश्न 3 के लिए बनेगा। यहाँ पर क्या होगी, क्लोरीन के स्थान पर आप लिख सकते हो सल्फर और लिख सकते हैं आप फास्फोरस, यहाँ लिख सकते हैं फ्लोरीन के प्लेस पर ऑक्सीजन और लिख सकते हैं नाइट्रोजन। इस तरह से ये 3 प्रश्न हमारा बन जाएगा और तीनों प्रश्न की आंसर सेम होगी। और इसका एक ही वर्ड है, वैलेंस शेल का चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर in fluorine than the chlorine, due to greater size of valence shell, greater size of valence shell। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो फिर भी एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली क्या आएगा, पीरियड में जाने पर क्या होती है, टॉप टू बॉटम में आने पर क्या होती है। तो पीरियड में जाने पर चार्ज डेंसिटी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है। इसलिए टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ने से क्या होती है, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अपने समूह के अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होता है, परंतु यहाँ पर यह अपवाद है। इस अपवाद को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद जब नीचे आते जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद अगर ब्रोमीन लें तो ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो जाएगा क्लोरीन से। इसलिए अपने समूह में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाला कोई एटम है तो क्लोरीन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्या होगी, फास्फोरस होगा। उसका कारण आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या होगी कि शून्य समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान शून्य होता है। कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, ये बातें आपसे पूरी तरह से चर्चा में लाई जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, विद्युत ऋणात्मकता के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, हम ये नहीं कहते कि आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।